Good morning, students. Today our topic is class 9 subject SS chapter number 1 फ्रांसीसी क्रांति। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने कल लास्ट जो हमारी वीडियो थी उस वीडियो में मैं बात कर चुकी थी कि फ्रांसीसी क्रांति के जो कुछ कारण थे, किन कारणों से इसकी शुरुआत होती है। तो मैंने बताया था आपको कि ये जो क्रांति थी ये हमारी 1789 में हुई थी, लेकिन हम इस चैप्टर की अभी बहुत सारी वीडियो बनेंगी, यानी कि 6-7 वीडियो बनेंगी जिसके माध्यम से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तो इसमें आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की, यानी कि जो एक नया मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया था उस मध्य वर्ग ने किस प्रकार जो उन्हें जन्मजात अधिकार मिले हुए थे उनका अंत किया और आगे की ओर बढ़े, यानी कि उन्होंने अपने आप को मध्यम वर्ग में किस प्रकार से शामिल कर लिया। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो वीडियो थी कि कर बढ़ाने के कारण और अकाल पड़ने के कारण, ये दो कारण थे जिनके कारण फ्रांसीसी की क्रांति की शुरुआत हमने मान ली थी। तो यहाँ पे कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और जो कामगार थे वो विद्रोह कर चुके थे, यानी इस क्रांति की स्टार्टिंग तो हो ही चुकी थी कामगारों और किसानों के माध्यम से, क्योंकि उनको फसल खराब होने के कारण गरीबी लोगों में इतनी ज़्यादा आ गई थी कि उनके लिए खाने के लिए भी अपने पास नहीं बच पाया था और धीरे धीरे करके इन लोगों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम भी कुछ ऐसे नहीं थे जिनके कारण उनमें बदलाव कर अपने जीवन यापन कर सके। जिम्मेदारी तीसरे एसेस्ट के उन समूहों ने उठाई थी जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके, यानी कि इन विद्रोहों को करने के लिए जो योगदान दिया था वो थे तीसरे एसेस्ट के ही लोग थे, क्योंकि तीसरे एसेस्ट में ही हमने जो गरीब लोग थे उनको शामिल किया हुआ था। गरीब लोग क्या, उसमें किसान थे, कामगार थे, व्यापारी थे, वकील थे, इन सभी को इसी में शामिल किया गया था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट थे उसमें हमने राजा और राजा से संबंधित मंत्रियों को ही शामिल किया हुआ था। तो यहाँ पे उन लोगों ने शिक्षित होकर एक नए विचार के संपर्क में वो आए और उन्होंने अन्य लोगों को भी उसी नए विचारों से प्रभावित किया था। तो 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया था, जिसने फैलते समुद्री व्यापार में ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर बल अधिक दिया था और उसी पर उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का निर्यात जो किया था, समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे असिस्टेंट सौदागर और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी इसमें शामिल हो चुके थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से संबंधित विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। जैसे उसमें मैंने पहले बताया था कि जो जिस जाति में जन्म लेगा उसी से संबंधित व्यवसाय को अपनाएगा, लेकिन इन लोगों ने शिक्षित होकर अपना व्यवसाय बदल दिया था। तो इसी के वो खिलाफ थे कि जन्मजात अधिकार लोगों को नहीं अपनाने चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति की सामाजिक जो हैसियत होता है उसी का आधार ही उनकी योग्यता होनी चाहिए, जो जिस प्रकार से शिक्षित है उसी प्रकार से उसको कार्य करना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसरों के लिए विचार पर आधारित समाज की ये जो कल्पना थी वो जॉन लॉक तथा जया जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में। ने राजा के जो देवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का इसमें खंडन भी किया गया था। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधित्व के बीच में सामाजिक अनुबंध पर आधारित एक सरकार का प्रस्ताव रखा था और धीरे धीरे करके जो दार्शनिक थे वो इन विचारों पर काफ़ी हाउस व सैलोन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस होती रहती थी और पुस्तकों व अखबारों के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार होता था। पुस्तकों और अखबारों में लोगों के बीच में जोर जोर से बड़ा जो विरोध था वो अनपढ़ भी उन्हें समझ सकते थे, यानी कि जो छपा हुआ होता था। इसी समय लुई जो 16 थे उन्होंने राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर दी। विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध जो उनका गुस्सा था वो और भी अधिक भड़क जाता है। तो इस प्रकार जो नया मध्यम वर्ग शिक्षित होने के कारण ये तीसरे असिस्ट के जो लोग थे
उसमें बहुत सारे वर्गों को शामिल किया गया था। किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था, सॉरी कारीगर वर्ग था। इन सभी को तीसरे एसेस्ट में शामिल किया गया था। इन्हीं में से कुछ लोग शिक्षित थे जिन्होंने इस लोगों को विशेष अधिकार जो थे उनका अंत करने की कल्पना यहाँ की थी। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है क्रांति की शुरुआत। तो क्रांति की शुरुआत यहाँ किन परिस्थितियों के कारण होता है, तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में टैक्स बढ़ाने के कारण यानी कि कर अधिक करने के कारण, सेकंड नंबर पे अकाल बढ़ने के कारण, थर्ड नंबर पर जो जन्मजात ये विशेष अधिकार थे इनका अंत करने के कारण। तो यहाँ पे हम लुई जो 16 ने कर बढ़ाया था उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो राजतंत्र के तहत जो फ्रांसीसी सम्राट था वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, इसीलिए इसे एस्टेट या प्रतिनिधित्व सभा की बैठक बुलाकर नए करों ने अपने प्रस्ताव की मंजूरी लेनी पड़ती थी। एसेस्ट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एसेस्ट अपने अपने प्रतिनिधित्व भेजते थे, लेकिन सम्राट का यह निर्णय करना होता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। अब जो फ्रांस सम्राट था लुई 16 उसने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई और प्रतिनिधित्व की मेजबानी के लिए वारसाई के एक आलीशान भवन को सजाया गया था। इससे पहले दूसरे एसेस्ट के इस बैठक ने अपने 300 प्रतिनिधित्व भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठा दिए गए थे। तीसरे एसेस्ट के जो 600 प्रतिनिधित्व उनके पीछे खड़े थे, यानी कि पहले एस्टेट के जो लोग थे वो तो वहाँ पे एज ए मंत्रियों के रूप में प्रेजेंट थे, जबकि सेकंड एसेस्ट के लोग थे वहाँ उनके भी 300 प्रतिनिधित्व पहुँचे जो आमने सामने कुर्सी का यूज़ किए हुए थे। लेकिन जो थर्ड एसेस्ट के लोग थे उनको उनके पीछे खड़ा रखा गया था। तो इस भेदभाव को लेकर भी यहाँ फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो इसमें और भी हम बहुत सारे पॉइंट ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्रांस संवैधानिक राजनीतिक तंत्र बन गया, यानी कि फ्रांस किस प्रकार से एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। तो नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रस्ताव पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस प्रस्ताव का, कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, कि जो राजा है उसकी शक्तियों को सीमित कर देंगे तो वो मनमानी नहीं करेगा। तो उसकी शक्ति जब सीमित कर दी गई तो एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने की बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं में केंद्रित कर दिया, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो कि मैंने तीनों पॉइंट आपको नीचे लिख के दिखाए हुए हैं, जिसमें हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो इन पार्टों में उनकी शक्तियों को बांट दिया गया था। तो यहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इन संस्थाओं में विभाजित कर एवं इनमें हस्तांतरित कर दिया गया था, बांट दिया गया था। इस प्रकार जो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी गई थी। तो 1791 में संविधान को ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम जो नागरिक था वो एक निर्वाचन समूह को चुना करते थे, परंतु पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों का मतदान अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से कम उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक या जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया जाता था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्कर्षीय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उस श्रेणी में होना भी जरूरी होता था। तो यहाँ पे जो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से यहाँ पे शुरू किया गया था संविधान में, जीवन के जो अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार, नैसर्गिक या अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित इनको किया गया था। अब या फिर ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त थे, पर इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था, राज्य का यह कर्तव्य माना गया था। प्रत्येक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा भी करनी होती थी। तो ये थे हमारे संवैधानिक के जो हमने राजतंत्र उनको बना दिया था फ्रांस को। इसके कुछ प्रतीकों के मायने भी होते थे, जैसे यहाँ पे
टूटी हुई एक जंजीर दिखाई गई है। उसका यहाँ पे इस प्रतीक का मायना क्या मीनिंग था, तो दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। तो टूटी हुई जंजीर उनकी आज़ादी का प्रतीक होता था, यानी कि जब तक वो बंधे हुए हैं तब तक वो जुड़ी हुई है, और जब टूट जाती है तो यानी कि वो आज़ाद हो चुके होते हैं। जैसे छड़ों का बंदीदार गुट्ठा, तो छड़ियों को यानी कि इकट्ठा करके उनका एक गुट बना लेना। तो अकेली छड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठड़ को नहीं, तो एकता में बल है। इस प्रकार से इन प्रतीकों का मीनिंग होता था। जैसे त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आँख, तो सर्वदर्शी जो आँख का ज्ञान होता है वही उसका प्रतीक होता है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटा देती हैं। राजदंड जो होता था वो शाही का सत्ता का प्रतीक होता था। अपनी पूंछ मुंह के लिए सांप, यानी कि सनातनता का प्रतीक। जैसे अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, एक ही छोर होता है। तो इस प्रकार वे सब जुड़े हुए होते हैं। विधि पट होता है, कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर है। डेनो वाली जो स्त्री होती थी, पर वाली, कानून का मानवीय रूप दिखा रखा है। नीला, सफ़ेद और लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग होते थे ये। और लाल फ्राइजेरियन टॉफ़ी दिखा रखी थी, जो वो दासों द्वारा स्वतंत्र होने पर पहनी जाती थी। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक के बारे में। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 फॉर होमवर्क। मध्य वर्ग में विशेष मध्य वर्ग नए मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों को या विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना किस प्रकार की। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। फ्रांस की शुरुआत किन परिस्थितियों के कारण हुई। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन राइट कराया था। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र किन किन भागों में बनाया गया। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों को आपको यहाँ